तिलहन फसलों की। अब उससे सबसे पहले उनमें एक फसल पढ़ते हैं अपन, सोयाबीन, जो दलहन भी है और तो वैसे प्रमुख रूप से दलहन फसल माना गया था शुरुआत में, लेकिन पाश्चात्य देशों में का उत्पादन तेल के रूप में या तिलहन के रूप में किया जाता है। जैसे अमेरिका है, यूरोप है, देशों में तेल की मात्रा के रूप में का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अपन इसकी वर्गीकी की बात करेंगे। वानस्पतिक वर्गीकरण इसका, वानस्पतिक नाम क्या कहलाता है? ग्लाइसिन। और कुल इसका जो है क्या कहलाता है? लेग्यूमिनेस। ये भी लेग्यूम क्रॉप है। की उत्पत्ति स्थान अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को चुना गया। ठीक है, चीन में इसको सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसकी जो उत्पत्ति स्थान है कहाँ माना जाता है? चाइना को माना या इनको प्रमुख माना जाता है। इसमें अगर गुणसूत्रों की बात करें, गुणसूत्रों की मात्रा कितनी होती है? 2n बराबर 40। कितनी है? 2n बराबर 40। सोयाबीन का जो पुष्प क्रम है वो किस प्रकार का होता है? रेसिम या रेसिमोस। स्वपरागित फसल है। या रेसिमोस कहलाता है। ठीक है, जो भी दलहन फसल है उनके फल का प्रकार क्या कहलाएगा? पौध। क्या कहलाता है? पौध, फली। ठीक है, जिनमें फली बनती है, फल का प्रकार क्या होता है? पौध होता है। परागण किस प्रकार का होता है? सोयाबीन में स्वपरागण होता है। कैसा? स्वपरागण। की बात करें तो इसको अमेरिका का ज्वेल या अमेरिका का पीला सोना भी कहा जाता है। इसकी जो बड़ी, तिल निकालने के बाद एक बड़ी बनाई जाती है, जो कि अधिक प्रोटीन की मात्रा उसमें पाई जाती है, इस कारण इसको गरीब का मांस भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बोनलेस मीट और गरीब का मांस भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है सोयाबीन की जो बड़ी होती है। अन्य नामों में इसको क्या कहेंगे? अमेरिका का पीला सोना। और क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, गरीब का मांस भी इसको कहा जाता है। या बोनलेस मीट मतलब हड्डी वाला मांस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बड़ी में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। बड़ी कब बनती है? तेल की मात्रा को निकालने के बाद जो बड़ी बनती है, इस तरह से अपन जो खली बनाते हैं, उसी प्रकार जो तेल की मात्रा के बाद जो अवशेष पदार्थ बचते हैं निकालने के बाद बनाई जाती है सोयाबीन की बड़ी। ठीक है, जिसमें सामान्य सोयाबीन के बीजों की अपेक्षा क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगर सामान्य की बात करें अपन, सामान्यतः सोयाबीन के बीजों में 42% प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 42%। और बात करें जब तेल की मात्रा सोयाबीन से निकाल दी जाती है, तो उस बड़ी में जो प्रोटीन की मात्रा बचती है वो लगभग 55% तक हो जाती है। कितनी हो जाती है? 55। क्यों हो जाती है? क्योंकि बीज में से जब 20% तेल की मात्रा निकल जाएगी
तो उसका टोटल जो वेट है वो कम हो जाएगा बीज का, और उसकी जो खली बनेगी टोटल वेट में प्रोटीन की जो परसेंट मात्रा है तो क्या है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जो सोयाबीन का एक तो जो बड़ी होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा अलग होती है और उसके बीज में प्रोटीन की मात्रा अलग होती है। तो चलो बात करते हैं इसके महत्व की, बात कर लें। एक इसको बंडर जादुई क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, आश्चर्यजनक फसल, ये भी लिख लेना अन्य नामों में। बंडर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, जादुई फसल। अब बात करते हैं अपन इसके। सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है। यहाँ पे देखो बीज में वो दोनों में लिखता हूँ, आप याद करना कि ऐसा क्वेश्चन जो कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 2 या 3 साल पहले एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर का, वहाँ पर अलग से वैकेंसी आती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसमें पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि सोयाबीन के बीज का तो नहीं पूछा उन्होंने, जो खली होती है उसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होता है, लेकिन उसमें सोयाबीन का नहीं पूछा था। सोयाबीन के बाद उसमें मस्टर्ड का पूछा था। ठीक है, तो इसमें भी खली निकलती है और उसमें भी निकलती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सोयाबीन के बीज मात्रा की में प्रोटीन का जाता है, ये होता है 42, कितना होता है 42। और बड़ी में, बड़ी या जो खली बनती है तेल निकालने के बाद, ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 55% तक पाया जाता है। सोयाबीन में अगर तेल की बात करें तो सोयाबीन के बीजों में तेल कितना होता है, में तेल होता है 20% तक तेल पाया जाता है। कितना, 20% तक तेल पाया जाता है। सर इसमें क्या प्रोटीन, भाई तेल निकालने के बाद बचेगा क्या, उसमें प्रोटीन थोड़ी जाएगा, तो तेल जाएगा। तेल की मात्रा मान लो 100 ग्राम हमने बीज लिए, ठीक है, तेल कितना है 20%, तो इसका वेट कितना रह गया भाई 80 ग्राम ही रह गया। मान लो एक तरह से 20% अपना तेल निकल गया, तेल निकलने के बाद 80 ग्राम अपने पास बचा, लेकिन अपनी मात्रा जो 42% है वो तो डिस्टर्ब नहीं हुई ना, प्रोटीन तो निकाला नहीं हमने, तेल या फैट निकाली है उसकी, तो इसकी मात्रा फिर 80% में से निकालनी पड़ेगी टोटल। टोटल इसका वेट भी कितना पहुंच जाता है, लगभग 55% के आसपास पहुंच जाता है, याद रखना है ना। इसलिए बड़ी में और जो खली बनती है ना उनमें प्रोटीन की मात्रा, हाँ बड़ी जो बनाती है यहाँ पे आपको खिलाई जाती है तो हॉस्टल। ठीक है, आ गया समझ में। अगर इसके कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है सोयाबीन के बीजों 30% होती है, ये इसका पोषक मान होता है इसका सोयाबीन का। इसके अलावा इसके बीजों में ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और मिथियोनिन, कौन कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं इसमें, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एवं मिथियोनिन अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। बात करते हैं सोयाबीन का दाल के रूप में उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका जो सोयाबीन का बीज का जो कवर होता है
उसके जो बीज चोल में या ऊपरी आवरण में क्या पाया जाता है, लाइपोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि कड़वापन उत्पन्न करता है खाने में, ऐसा होता है, कसैला होता है। इसलिए इसके कारण इसके बीजों का दाल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, लाइपोक्सीडेज एंजाइम। सोयाबीन के बीज का जो आवरण होता है उसमें क्या पाया जाता है, लाइपोक्सीडेज एंजाइम, जिसके कारण दालों के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। सोयाबीन के बीज के आवरण में लाइपोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, इस कारण इसे दाल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता या बहुत कम किया जाता है, नहीं किया जाता है या कम मात्रा में किया जाता है। तो मुख्यतः दलहन फसल के रूप में माना जाता है, जो कि पाश्चात्य देशों में तिलहन के रूप में भी उगाई जाती है। तो ये कौन सी फसल हो गई, दलहन और तिलहन वाली फसल है। सोयाबीन कौन सी है, यह एक दलहन एवं तिलहन फसल, दलहन है तिलहन की फसल है। इसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है। सोयाबीन का उपयोग बहुत चीज़ों में किया जाता है। बड़ी के रूप में अपन कर ही रहे हैं, तेल के रूप में करते हैं, कि तेल का बारने से में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिश बनाने में भी किया जाता है, वीकेंड्स में का उपयोग और महत्व बहुत बड़ा है। तो ये मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में अधिकतर पूछ जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की। देखो, सोयाबीन वैसे विश्व में वानस्पतिक तेल के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रमुख फसल है। सबसे ज़्यादा जो वानस्पतिक तेल विश्व में उपयोग किया जाता है, सोयाबीन का ही किया जाता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन की अगर अपन बात करें, तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। कौन है, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन है कैसे, भारत की अगर अपन बात करें, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होने के कारण इसको सोया स्टेट या सोयाबीन का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका सोयाबीन का सेंटर इंदौर में स्थापित किया गया। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में इंडस्ट्री जो कि सोयाबीन के तेलों को निकालने का काम करती हैं, कार्य किया जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन की बात करें तो एमपी आता है, उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। राजस्थान की बात करें तो भारत में सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वहाँ पर है मध्य प्रदेश। राजस्थान में बात करें तो सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद 12 जिले का स्थान राजस्थान में
सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है? झालावाड़ में और जिले में है। विश्व में सर्वाधिक वानस्पतिक तेल का उपयोग या जो भी तेल का वानस्पतिक रूप से उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? ठीक है, तेल की मात्रा जो है विश्व में सर्वाधिक वानस्पतिक तेल के सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें, देखो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है, ट्रांसजेनिक क्रॉपों में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आता है वो सोयाबीन के अंतर्गत है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की ट्रांसजेनिक किस्मों को उगाया जाता है। अपने भारत में बिल्कुल नहीं उगाया जाता। भारत में तो केवल कपास की किस्मों को ही मान्यता दी गई है और किसी फसल की किस्मों को मान्यता नहीं दी गई। वैसे विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो ट्रांसजेनिक क्रॉप की किस्में उगाई जाती हैं तो वो सोयाबीन की। और पहली फसल की बात करें तो पहली फसल जिनमें ट्रांसजेनिक किस्मों का विकास किया गया था वो थी तंबाकू। तो अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, तो विश्व में सोयाबीन की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक किस्मों को उगाया जाता है। और प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है वो भी लिख लेना है यहाँ पर। फसल किसकी? विश्व की। यहाँ विश्व की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो थी तंबाकू। तरीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से ये जाते हैं। बाकी इसका और भी कई जो वैल्यू है पोषण, भारत में केवल एक ही है भाई, अभी बोला था कपास। ठीक है, एक ही फसल को उगाया जाता है कपास को, क्योंकि कपास को खाया नहीं जाता, उससे कपड़े पहने जाते। भारतीयों में मान्यता गलत अपना कर क्या मान्यता बैठ गई है कि जो ट्रांसजेनिक वो बहुत ही हानिकारक होती है, जबकि विदेशों में तो बहुत ज़्यादा उपयोग करी जा रही हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं रहा। यहाँ पर ट्रांसजेनिक फसलें या किस्में ही उगाई जाती, केवल कपास को छोड़कर एक ही फसल उगाई जाती। आगे बात करें तो इसका जो वैल्यू है, पोषक मान है, वो मिल्क या दूध के बराबर भी माना जाता है। ठीक है, और दूध से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सोयाबीन का एक उप उत्पाद बनाया जाता है जिसको सोया मिल्क, और सोया मिल्क में विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है और लोहा तत्व की मात्रा भी पाई जाती है, जो कि सामान्य मिल्क में ना के बराबर या नहीं पाया जाता है। अगर 1 किलोग्राम सोयाबीन के बीज लिए जाएं तो उनसे लगभग 6 से 7 लीटर सोयाबीन का दूध या सोया मिल्क तैयार किया जा सकता है। कितना? 6 से 7 लीटर। ठीक है,
बात करते हैं सोया मिल्क, जो उप उत्पाद बनाए जाते हैं सोयाबीन के, नाम आता है सोया मिल्क। इसका क्वेश्चन पूछा गया है, जब पूछा गया था कब, 2015 में सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था, 15 से पहले जो वाला जो एग्ज़ाम था 13 में हुआ था एक बार, उस समय पोस्टपोन आउट हो गया था, उसमें पूछा गया था 1 किलोग्राम सोयाबीन से कितना सोया मिल्क बनाया जा सकता है। जैसे 7 लीटर। ये क्या है सोया मिल्क, पहले तो ये बात करते हैं। तो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, सोया पनीर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सोया मिल्क जिनका पोषक मान भी बढ़िया होता है, ना कोई दूसरा साइड इफेक्ट होता है, और अच्छा भी माना जाता है, दूध के बराबर भी माना जाता है। इसका जो 1 किलोग्राम बीज दिया जाता है, लगभग 6 से 7 लीटर सोया मिल्क बनाया जाता है। ये क्या है, सोयाबीन से बनाए जाने वाला क्या है, उप उत्पाद है। क्या है, सोयाबीन का उत्पाद है। क्योंकि सोयाबीन के यार सोयाबीन के यार से जाने वाला दूध है। सोयाबीन के 1 किलोग्राम बीजों से है, तो फिर पहले इसमें लिखिए इसका जो पोषक वैल्यू होती है उसमें सामान्य दूध की अपेक्षा अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में फेरस, लोहा या विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। सोयाबीन के 1 किलोग्राम बीज से, सोयाबीन के 1 किलोग्राम बीज से ऐसे 7 लीटर, हाँ, जैसे 7 लीटर सोया मिल्क तैयार किया, सोया मिल्क तैयार किया जाता किया जा सकता है। क्वेश्चन आया था 2013 में, जो पोस्टपोन्ड हुआ था एग्ज़ाम, कौन सा, 15 वाला। उस टाइम आ जाता है, पेपर हो रहा था जब मार्केट में पेपर अवेलेबल था, और जो चीज़ें मिली, अगर 10 से 15% मिल जाते हैं तो उस पेपर को आउट कर देते हैं, ठीक है। चाहे बगले आउट हुआ हो ना हो, किसी ने एक्सपेक्टेड पेपर ही बना के मार्केट में बेच दिया और उसके 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो पेपर आउट हो जाता है। बहुत सारे हैकर्स आजकल, बड़े बड़े हैकर्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप। अब बात करते हैं इसकी जलवायु की, किस प्रकार का पौधा है। जलवायु की बात करें, कब उगाया जाता है, सबसे पहले जलवायु की बात करें तो दिमाग में एक क्वेश्चन, कौन से सीजन में ये फसल उगाई जाती है, क्योंकि कई लड़कों को यही पता नहीं होता, जो कि सामान्य क्वेश्चन के बारे में सामान्य रूप पूछ लिया जाता है कभी। तो ये खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख, कब उगाई जाती है, खरीफ के सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। और कौन सी फसल है, तितली पौधा है, स्वपरागित पौधा है, ठीक है। और
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं है। जो साइकिल होते हैं, एक तो साइकिल होता है, एक सीप और साइकिल होता है। उसके जो साइकिल में कार्बन के कितने अणु होते हैं, वो उस प्रकार से इनको बांटा गया है। ठीक है, तो इस बात करते हैं अपन। तो खरीफ की फसलें मुख्यतः कौन सी फसलें होती हैं? शॉर्ट डे होती हैं या लॉन्ग डे होती हैं? शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ये खरीफ ऋतु में पाई जाने वाली अपरागित है डी और एस डी शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे फसल है। देखो, इसके अंकुरण पर, सोयाबीन के अंकुरण पर तापक्रम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके पूरे जीवन काल में 20 से 32 के तापमान उपयुक्त माना जाता है। कितना? 20 से 32 डिग्री के तापक्रम, या फिर आप कह सकते हो 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम इसके लिए उपयुक्त होता है। लेकिन अगर सोयाबीन की बुवाई के समय, अंकुरण के समय अगर तापक्रम 15 डिग्री होता है, कितना? 15 डिग्री होता है, तो बीज के अंकुरण में 7 से 10 दिन तक लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 7 से 10। अगर के अंकुरण के समय या बुवाई के समय, सोयाबीन के अंकुरण एवं बुवाई के समय अगर तापमान 20 या 22 डिग्री से ऊपर होता है, तो उसके अंकुरण में केवल 3 या 4 दिन लगते हैं। तापक्रम का अंकुरण पर बहुत एक प्रभाव पड़ता है, और इसके तापक्रम से का पुष्पन भी प्रभावित होता है और फ्लावरिंग भी प्रभावित होता है, जो कि आगे उपज में भी कमी या वृद्धि करता है। इसका जो तापक्रम चाहिए, इसकी उचित फसल उत्पादन हेतु कितना तापक्रम चाहिए? 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सी जलवायु है? उष्ण जलवायु में उगाए जाने वाली फसल है, जिसके लिए लिखिए, यह उष्ण जलवायु क्या होती है? एक तो गर्म भी होती है और थोड़ी नम होती है। ठीक है, तो जलवायु, उष्ण जलवायु में उगाई जाने वाली उगाई जाने वाली फसल है। इसके उचित वृद्धि व विकास के लिए लिए 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। तो आपको मैंने कैलकुलेशन वाला जो बताया है, उससे कैलकुलेट भी कर सकते हो जाएगा। अगर कहीं फ़ारेनहाइट हो, एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए, कुछ चीज़ वहाँ करके फॉर्मूला याद रखना हमेशा उसका, तो कोई ना कोई हेल्प आपको एग्ज़ाम में मिल, है ना। कितना तापक्रम चाहिए उचित वृद्धि एवं विकास के लिए? 20 से 32 डिग्री, 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान उपयुक्त माना जाता है। इसके तापमान का अंकुरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या है। देखो, वापस बता, आगे चलते हैं। तापमान का अंकुरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है।
अगर अंकुरण के समय कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अंकुरण कितने दिनों में होगा? अंकुरण के समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो पर सोयाबीन के बीज 7 से 10 दिनों में अंकुरित, 7 से 10 दिनों में अंकुरित अगर दूसरी बात में अगर अपन करें तो अंकुरण के समय कितना तापमान हो, अंकुरण के समय उचित तापमान होता है जो कि कितना है? उपयुक्त तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये तापमान उपलब्ध रहता है, इसके बीच में जो तापमान होता है, तो अंकुरण जल्दी हो जाता है, लगभग 3 से 4 दिनों में। अंकुरण के समय इष्टतम तापमान कितना होता है? 30 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोयाबीन के बीज बुवाई के 3 से 4 दिन बाद अंकुरित हो जाए। दिनों में 4 दिन बाद का जो डायरेक्ट रिलेशन है तापमान का, वो सीधा प्रभाव पड़ता है। अब अपन बात करते हैं इसकी मृदा की। सोयाबीन के लिए चिकनी क्ले दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच हो। ठीक है, तो कौन सी मृदा में इसको आसानी से उगाया जाता है? काली चिकनी मृदा, इसको दोमट मृदा भी कहा जाता है, इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मृदा में सोयाबीन की खेती दोमट मृदा इसका पीएच मान 6 से 7.5 होता है, उपयुक्त मानी जाती है। उचित जल निकास वाली, जल निकास तो सभी में आवश्यक है। मानी जाती है। तो अपन बात करते हैं इसके बीज दर की। अगर उससे पहले बीज दर से पहले बता देता हूँ। देखो, सोयाबीन कौन सी वर्षा ऋतु में उगाई जाती है? सिंचाई वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। अगर समय पर वर्षा न होने पर इसमें 3 या 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली तो वर्षा पर आधारित होती है, लेकिन कभी सूखा पड़ने पर या वर्षा न होने पर 3 या 4 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो 3 या 4 सिंचाई कब करते हैं? पहली सिंचाई तो जब शाखाएं निकलती हैं, लगभग 30 दिन के बाद, बुवाई के 30 दिन के बाद। या दूसरी सिंचाई कब की जाती है?
फूल आने से पूर्व, जैसे ही फूल निकलने वाले हों उस समय सिंचाई करना आवश्यक है। तीसरी सिंचाई कब करते हैं? क्योंकि ये दलहन फसल है, फली बनती है, तो फली बनने की अवस्था पर सिंचाई की जाती है। और सोयाबीन में जो चौथी सिंचाई करने की, अगर उपज बढ़ाना है तो सोयाबीन का जब बीज बनता है फलियों में, तो उस समय बीज बनने के समय सिंचाई की आवश्यकता, दाने के निर्माण के समय सिंचाई की आवश्यकता है, जिसमें सिंचाई पास पास बोई जाने वाली फसल सिंचाई विधि का अपनाई। देख लो, सिंचाई वर्षा न होने पर या की अवस्था में पहले सिंचाई लिख लो, उसके बाद आपको भी खेत की तैयारी फसलों में कैसे करते हैं। देखो, खेत की तैयारी के लिए कल आपको बताया नहीं, तो से 3 जुताई बुवाई से पूर्व की जाती हैं। हो सके तो एक अच्छी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जो कि मई या जून के हैं, गहरी जुताई जिसको कहा जाता है, ताकि जो आने वाली फसल के लिए लाभकारी होता है, रोग कीट एवं खरपतवारों के प्रकोप से बचाती है ना। ये इस प्रकार से की तैयारी की जाती है, उसको अलग से आपको जो सिंचाई की बात करें, सोयाबीन वर्षा आधारित फसल आधारित फसल है, जिसकी खेती वर्षा की मात्रा पर निर्भर रहती है। लेकिन वर्षा न होने पर या सूखाग्रस्त पर से 4 सिंचाई करनी आवश्यक। पहली प्रथम सिंचाई कब करेंगे? सिंचाई कब की जाएगी? कहाँ निकल ब्रांचिंग। ये सिंचाई कब करेंगे? ये सिंचाई कब की जाएगी? ये सिंचाई की जाती है फूल आने से पूर्व। सर, 3 ही सिंचाई उपलब्ध है। तो जो तीसरी सिंचाई की जाती है वो फली बनने के बाद, और उसमें जैसे ही दाना बनने लग जाता है उस समय कर देनी। अगर 4 सिंचाई है तो जैसे ही फलियों की सूई बनती, छोटी छोटी फली बनती, उस समय एक सिंचाई करते हैं, और जब फलियों में दाना बन जाता है तो चौथी सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है। तृतीय सिंचाई कब करते हैं? ही बनते समय। अगर चौथी सिंचाई भी उपलब्ध है तो चौथी सिंचाई भी इसमें की जाती है। सिंचाई जल की मात्रा के आधार पर हम सिंचाई करते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु की फसल है, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे यहाँ पर कभी समय पर वर्षा न होती। ठीक है। और सूखाग्रस्त की अवस्था में या सूखा पड़ने की में 3 या 4 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। वो सिंचाई कब कब करते हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी है। तो चौथी सिंचाई फलियों में दाना बनते। सिंचाई के लिए जो जल मांग होती है सोयाबीन की, वो होती है 600 से 800 mm। नहीं होती है?
या 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको उगाया जाता है। जलमांग कितनी है? 800 mm। और जो सिंचाई की जाती है, अगर बरसात नहीं होती तो उसके लिए जो अपनाई जाती है सिंचाई के लिए क्यारी विधि। ये तो हो गया इसका इरिगेशन में या सिंचाई। बात करते हैं बीज सीड रेट की। इसका सीड रेट भी जाती है बीज दर। सामान्य जो बुवाई की जाती है 70 से 80 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी बुवाई जो करते हैं वो उपयुक्त विधि है सीड्रिल द्वारा। सीड्रिल द्वारा इसकी बुवाई की जाती है। बीज दर की मात्रा जो होती है होती है 70 से 80 ग्राम कहते हैं बीज की मात्रा। ये तो कौन से, जहाँ पर पानी की पूर्ण उपलब्धता या सिंचित क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में हम बुवाई के लिए अपनाते हैं। सोयाबीन का जर्मिनेशन आपको बताया होगा मैंने 80% है, लेकिन इसको दोमट या काली चिकनी मृदा में उगाया जाता है। तो कभी कभी बुवाई के तुरंत बाद क्या हो जाती है, बरसात हो जाने के कारण इसके बीज अंकुरित तो हो जाते हैं लेकिन ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि ज़मीन की ऊपरी सतह पर कठोर परत बन जाती है जिसके कारण बीज बाहर नहीं निकल पाते। इस समस्या से बचने के लिए कैसे क्षेत्रों में थोड़ा अधिक मात्रा में बीज लिया जाता है। कितना लिया जाता है, तो ऐसे ये तो हो गया सिंचित क्षेत्र। ये असिंचित क्षेत्रों में जो इसकी सीड रेट ली जाती है वो लेते हैं 90 से 100 किलोग्राम। नहीं लेते हैं 90 से 100 किलोग्राम। ये इसकी बीज दर होती है। एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो तो अलग अलग स्पेसिंग पर उगाया जाता है 30 × 15 सेंटीमीटर पर और 45 × 20 सेंटीमीटर पर। जो सिंचित क्षेत्र होते हैं उसमें इसको 30 × 15 सेंटीमीटर के प्लांटिंग डिस्टेंस पर उगाते हैं, तो लगभग 3,33,333 पौधे प्राप्त होते हैं। अगर इसको 45 × 20 सेंटीमीटर असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है तो इसमें 3 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंचित क्षेत्रों में R/P रखा जाता है। R/P आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है जो कि बुवाई के समय मेंटेन की जाती है। इसमें देखो सिंचित क्षेत्रों में R/P कितना रखते हैं, कितना रखते हैं 30 × 15। इस प्रकार से लगाते हैं तो 3,33,333 पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं, जब प्रति हेक्टेयर उगते हैं। इसकी R/P ऐसे क्षेत्रों में में 45 × 20 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है तो इसके 3 लाख पौधे प्राप्त, 1 हेक्टेयर में कितने पौधे प्राप्त होते हैं 3 लाख, जिसके बीज की गहराई लगभग कितनी रखी जाती है, बीज की गहराई कितने रखते हैं सोयाबीन में, याद रखना ये किया गया है कि सोयाबीन में या सोयाबीन के बीज को 3 सेंटीमीटर की गहराई में होना चाहिए। तो बीज की गहराई
नहीं रखते हैं 3 सेंटीमीटर डेप्थ में का जो उपयुक्त मृदा है उसमें क्या दिक्कत आती है, पूर्ण होने के बाद बाहर निकलने की, कि इसको कम गहराई में, इसके बीजों को कम गहराई में उगाया जाता है। और इसका जो बुवाई का समय क्या माना जाता है, मिड मिड जून से मिड जुलाई का समय उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद इसकी बुवाई करने पर उपज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर पहले बुवाई करेंगे तो अंकुरण, जल्दी बुवाई करेंगे। इसके अगर 15 जुलाई के बाद करते हैं तो क्या होता है, उपज कम हो जाती है, कम प्राप्त होती है ना, रोग कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो जिसका जो उपयुक्त समय होता है बुवाई का समय वो होता है 15 जून से 15 जुलाई। पंद्रह जुलाई के समय उपयुक्त माना जाता है। उर्वरकों की बात करते हैं अपन, एनपीके की जो मात्रा सोयाबीन में, उर्वरक मैनेजमेंट, उर्वरक प्रबंधन या खाद एवं उर्वरक। बुवाई से एक माह पूर्व क्या देते हैं, 3 साल में एक बार FIM, अच्छी सड़ी हुई FIM 15 से 30 टन मिला दी जाती है। खाद एवं उर्वरकों अपन बात करेंगे उर्वरक की। से 30 टन FIM बुवाई के एक माह मृदा में आपको सभी फसलों एक 3 साल में एक बार रिपीट करना। तो NPK की मात्रा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस कितना दिया जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो मात्रा दी जाती होती है कितनी, 20 से 30 देते हैं, 20 से 30 किलोग्राम। और फास्फोरस की मात्रा 50 से 60 किलो। पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा कितने देंगे, 30 से 40 ग्राम, क्योंकि ये एक लेग्यूम क्रॉप है, ये भी नाइट्रोजन का उत्पादन करती है। हाँ, स्त्रीकरण करते हैं, लेकिन क्या होता है देखो, इसकी जड़ों में एक तो राइजोबियम जापोनिकम बैक्टीरिया होता है, एक और होता है जो कि ब्रेडी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और जो ब्रेडी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सबसे धीमी गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, धीमी गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन। देख लीजिए सोयाबीन की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम जापोनिकम तो बीज उपचार के लिए उपयोग की जाती है। और जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ब्रेडी राइजोबियम। राइजो जापोनिकम प्रजाति पाई जाती है। एक और लिख लो, इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, ब्रेडी राइजोबियम भी पाया जाता है इसकी जड़ों में। ब्रेडी राइजोबियम पाया जाता
जो कि सबसे धीमी गति में सबसे धीमी गति से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम करता है रेडी राइजोबियम। बात करते हैं जेएस सीरीज की इसकी जो किस्में हैं वो जबलपुर सोयाबीन के नाम से जबलपुर से निकाली जाती हैं। इसकी किस्मों में देखिए जेएस 335 जबलपुर सोयाबीन 335। ये जो किस्म है ये थोड़ा पकने में समय अधिक लेती है, इसलिए ये कौन सी खरीफ ऋतु की, लेकिन मक्का को रबी और उसमें उगाया जाता है भैया, जायद में, तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। उसके पुष्पन पे उसका प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसको डे न्यूट्रल प्लांट में माना जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था जब डे न्यूट्रल प्लांट और ये पढ़ाए थे, जब मक्का को अपन अगर जायद में भी उगा रहे हैं रबी में भी उगा रहे हैं तो उस समय जो फ्लावरिंग का समय होता है, प्रकाश की अवधि भी अलग होती है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, तो मक्का शॉर्ट डे प्लांट नहीं है, क्लियर कर लेना, वो डे न्यूट्रल प्लांट में ही आएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये देर से पकने वाली किस्म, ये देर से पकने वाली जो सोयाबीन की किस्में हैं वो लगभग पकने में 100 से 120 का समय लेती हैं। कितना लेती हैं? 100 से 120 दिन। और जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं वो लगभग 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। ठीक है, 90 दिन के आसपास पककर ये किस्में तैयार हो जाती हैं। तो जल्दी पकने वाली किस्मों में आती है जेएस 9305, जेएस 093, जेएस 9560 और जेएस 1025। ये जल्दी पकने वाली किस्म है जिनको आज प्रेजेंट समय में अधिक मात्रा में उगाया जा रहा है। फिर और किस्में हैं, एक तो है अंकुर और एक है मोनेटो। ये दोनों किस्में पीले दाने वाली बोनी किस्में हैं। ये पीले दाने वाली बोनी किस्में। फिर आती है T49।
ये छोटे दाने वाली किस्म है जिसकी कम बीज दर उपयोग में लेते हैं। ठीक है, कौन सी? छोटे दाने वाली जिसका लगभग जो बीज दर उगाने के लिए 50 किलोग्राम बीज आवश्यकता होती है। P49। ये दाने वाली बीज दर क्या होती है इसकी? कम। लगभग कितनी दर इसकी? 50 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। देश वाली सीरीज की जो मैंने लिखाई है ये राजस्थान में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली किस्म है। एक है T1। T1 ये किस्म है तो फलियों में सड़कने की मतलब फलियां फूटने की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। T1 में फलियों के तड़कने की समस्या पाई जाती है। इसके अलावा कई और सारी किस्में हैं जैसे शिलाजीत, हम सुना है। ये किस्म बहुत बार पूछी भी जा चुकी। कौन सी? शिलाजीत। मैंने यहाँ लिखा है ना, और लिख लो गौरव। गौरव अंकुर शिलाजीत को UPSM-19 के नाम से भी जाना जाता है। पी के अन्य किस्मों में और लिख लो PK 472। हाँ हाँ, वो वाला PK नहीं भाई, किसमें? पंजाब 1। एक जबलपुर सोयाबीन 2। जबलपुर सोयाबीन 2। ये तो हो गई इसकी किस्म। कुछ किस्मों को USA से भारत में लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में सर्वाधिक रूप से की जाती है। तो USA से भारत में आयातित किस्म कौन सी? USA से भारत आयातित किस्म, भारत में आयात की गई किस्में हम तो सुना ही होगा। ब्रेग, ली, केंट, क्लार्क, ब्लैक हार्ट। कौन कौन सी हैं? पहली तो लिखो ब्रेग, ली, केंट, क्लार्क और ब्लैक हार्ट। इन किस्मों को USA से आयातित किया गया था। आराम से अब बात करते हैं अपन खरपतवार नियंत्रण। खरीफ ऋतु में लगने वाले खरपतवार सोयाबीन में भी लगते हैं।
खरपतवार, ऋतु के लगभग सभी खरपतवार सोयाबीन में लगते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? खरीफ ऋतु खरपतवार, एक वर्षीय खरीफ ऋतु खरपतवार, जंगली चौलाई, पौधों, ठीक है, चौलाई, दाना, चटरी, मकरा, ये प्रमुख जो लगभग खरीफ के एक वर्षीय खरपतवार जो मैं आपको लिखा चुका हूँ लगभग इसमें लगते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए क्या अपनाया जाता है? सोयाबीन में प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए अभी जो प्रेजेंट में उपयोग किया जा रहा है वो इमेजाथापिर उपयोग किया जा रहा है। किसका उपयोग करते हैं? इमेजाथापिर। इसके अलावा अपन जैसे पुराना फ्लूक्लोरेलिन भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, फेंडिमिथाविलीन भी उपयोग कर सकते हैं, मेट्रीब्यूजिन भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए कि नियंत्रण कारों के अपना फ्लूक्लोरिन को मैं बार बार आपको देखो रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़। क्या लेते हैं? इसकी 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट मात्रा बुवाई से पूर्व खेत में मिला दी जाती है, मतलब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, बुवाई से पहले उपयोग किए जाने वाला शाकनाशी क्लोरेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। पहले एक लासो के नाम से चलता, पहला क्लॉर का ट्रेड नेम था लासो। आजकल उस पर बैन लग गया, बंद कर दिया गया, इसलिए उसका उपयोग नहीं करता। पुरानी किताबों में आप लिखा दिया हो, अभी लिखा दूंगा, लिखाने को किताबों में भी है, अब उपयोग नहीं करते हैं। तो क्या इमीजा तो फिर आ गया है। टू क्लोरेलिन पीपीआई का मतलब समझ जाना, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन की मात्रा लेते हैं। 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दिया जाता है। एक मेट्रीब्यूजिन भी आप ले सकते हो, मेट्रीब्यूजिन, या ले सकते हो पेंडिमेथालिन भी ले सकते हो। पेंडिमेथालिन की कितनी लेते हैं? 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हेक्टेयर। कब उपयोग करते हैं इसको? पूर्ण से पूर्व। कब करते हैं? लिखने ना, का उपयोग कर सकते हैं। इमीजत आफिर का भी आप उपयोग कर सकते हो। दिखाऊं इमीजत आफिर भी? लिख लो तो। भी 0.5 किलोग्राम सक्रिय का उपयोग की जाए। सोयाबीन में जो खरपतवार लगते हैं उसका जो क्रिटिकल समय होता है, क्रांतिक अवस्था होती है खरपतवारों की, वो होती है 30 से 35 दिन। कब लगते हैं? बुवाई के 30 से 35 बाद, ठीक है। अच्छा था, फिर लेते हैं 0.5 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा है। अब उपयोग करते हैं मीजा ताफिर को। एंड करके बताओ भाई कब करते हैं? एज ए प्री इमरजेंसी किया जाता है। ये जो शाकनाशी
खरपतवार नियंत्रण के लिए सोयाबीन में प्रयोग किए जाते हैं। तो अपन के प्रमुख रोग और कीटों के बारे में पढ़ाई करते हैं, पता करते हैं कौन कौन से रोग कीट लगते हैं। रोगों में सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा लगता है, चारकोल रोग। ये बीमारी में आपको शायद दलहन वाली फसल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मुंह में लिखाया हुआ भी है, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। और उस कवक का क्या नाम है? क्या नाम है बताइए? कवक का नाम है मैक्रोफोमिया जोलिना। मैक्रोफोमिया जोलिना। उपचार के लिए क्या उपयोग में लेते हैं? कार्बेंडाजिम 0.2% का छिड़काव किया जाता है। या फिर कार्बेंडाजिम का ट्रेड नेम क्या है? के द्वारा बीज उपचार करके भी बोया जा सकता है। या कैप्टान द्वारा, थायरम द्वारा भी हम उपचार कर सकते हैं। ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा का। चारकोल रोग जो प्रमुख रूप इसमें 3-4 प्रकार के पत्ती धब्बा लगते हैं। फ्रॉग आई पत्ती धब्बा, की आंख जैसे धब्बे बन जाते हैं, फ्रॉग आई। लगता है सरको स्पोरा फोजिना, फिर लगता है कवक का नाम है। नेक्स्ट लिखते हैं। ये भी कवक से होता है। ठीक है। कवक का क्या नाम है? सर्कोस्पोरा। कैप्टान थायरम द्वारा बीज उपचार। या फिर मुझे नंबर 3 पर लगता है पीला मोजेक रोग।
मक्खी या वाइट फ्लाई द्वारा ट्रांसमिट होता है, वायरस से, जो कि मक्खी या वाइट फ्लाई द्वारा इसका वाहक हो जाए होता है वायरस से। वायरस के नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, सर्वांगी की क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम में, वायरस जनित रोगों के नियंत्रण हेतु किस प्रकार के रसायनों का उपयोग। वांगी तो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो रस चूसने वाले कीटों से फैलते हैं, चलिए सर्वांगी कीटनाशी उपयोग करते हैं। इसके लिए अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कवकनाशी उपयोग करते हैं या कीटनाशी उपयोग करते हैं या अन्य कोई रसायन करते हैं, तो आपको ध्यान पड़ेगा यहाँ पर वायरस जनित के नियंत्रण से कीटनाशी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कीट द्वारा ही वायरस को स्वस्थ पौधे में अस्वस्थ पौधे से फैलाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, ऐसे कि गए हैं कई एग्जाम, आपको बता रहा हूँ। तो इसके नियंत्रण के लिए जो लिया जाता है वो है डाइमिथोएट उपयोग किया जाता है। क्या लिया जाता है, डाइमिथोएट, इसका ट्रेड नेम रोगोर के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादा रस चूसने वाले कीटों को उपयोग करने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। 1 से 2 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। अब किया जाता है। एक पीलिया रोग भी लगता है जो कि कार्य की विकार है। कौन सा, पीलिया, क्योंकि इसका कार्य की विकार कहलाता है और किसकी कमी से होता है, फेरस और जिंक की कमी से, दोनों की कमी से ये लगने वाला, फेरस व जिंक की कमी से होने वाला कार्य की विकार है। इसके लिए फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। जिसके के लिए क्या किया जाता है, फेरस सल्फेट व जिंक सल्फेट का छिड़काव किया। फिर बुवाई के समय मिट्टी में बुवाई से पूरा दिए। एक और लगता है फली झुलसा, जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्नोज फली झुलसा। अगले पेज, एथनोज को शामबर्न भी बोलते हैं, झुलसा। किससे लगता है, कोलेटोट्राइकम कवक से। कवक का क्या नाम है, कोलेटोट्राइकम सबसे कवक के द्वारा लगता है। के नियंत्रण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का बेटेबल पाउडर फॉर्म में उपयोग किया जाता है, उसकी 0.06% मात्रा का छिड़काव किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड W 60% आती है, W का 0.6 मात्रा का छिड़काव कर। ये तो हो गए इसके तो रोग। अब बात करते हैं अपन इसके कीड़ों की।
कीट। सोयाबीन में मोस्टली लेपिडोप्टेरियन पेस्ट, मतलब लेपिडोप्टेरा गण के कीट ज़्यादातर लगते हैं। आपने नाम सुना होगा गार्डल बीटल का। ये कोलियोप्टेरा में आती है, लेकिन सेमिलूपर है, टोबैको कैटरपिलर है, ये कीट अधिक मात्रा में लगते हैं। एफिड भी लगता है इसमें, बर्ड फ्लाई भी लगती है। इसके नियंत्रण के लिए मैं डाइमेथोएट पहले भी लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो पहले लिखते हैं गार्डल बीटल। गार्डल बीटल क्या करता है, ये प्रारंभिक अवस्था में जो फसल होती है उसके तने पर रिंग बना देता है। क्या बना देता है? रिंग बना देता है। रिंग बनने के कारण वहाँ से पौधा स्टार्ट हो जाता है और आसानी से टूट जाता है हाथ लगाते ही। गार्डल बीटल बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है गार्डल बीटल। का नाम क्या है? ओवेरियोप्सिस ब्रेविस। क्या नाम है? ओवेरियोप्सिस ब्रेविस। ये जो प्रारंभिक अवस्था में लगने वाला कीट कब लगता है? सोयाबीन की प्रारंभिक अवस्था में तने पर नुकसान। तने को नुकसान पहुंच। का सबका नियंत्रण लगभग समान ही ले, तो मैं एक साथ लिखा दूंगा। उसके बाद आता है दूसरे नंबर का कीट जो है वो है टोबैको कैटरपिलर। ये टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू इल्ली। क्या बोला जाता है? तंबाकू इल्ली। कोडोप्टेरा लिट्यूरा। क्या नाम है इसका? कोडोप्टेरा लिट्यूरा। सोयाबीन में ये भी प्रमुख रूप से लगने वाला कीट है। एक बार इस कीट के द्वारा सन 2001 में कोटा संभाग में भयंकर महामारी के रूप में आया था। मैंने भी देखा था, हमारे तरफ सोयाबीन करते हैं 12 में। इसने क्या किया, सोयाबीन की फसल में बस इतना सा डंठल छोड़ा था, बाकी सारी चीज़ को खा गया था। बिल्कुल खेत के खेत नष्ट कर दिए थे। और खाने के बाद फिर ये रिहायशी इलाकों में आ गया, जो भी पौधा मिलता उसको भी नष्ट करने, इतना भयंकर हानिकारक हो गया था। चलते फिरते रास्तों में, रोडों पर, सब पे यही कीट दिखाई देने लगी। मात्रा अधिक मात्रा में फैल 2001 में सब जगह आने लग गया था, घरों में भी आया था। ठीक है, तो 2001 में इसने भयंकर आतंक मचाया था कोटा संभाग में। 2001 में इस कीट द्वारा कोटा संभाग में, क्योंकि सोयाबीन भी उधर ही होती है, महामारी के रूप में अधिक नुकसान किया। तो मेरा देखा हुआ है, लाइव एग्जाम्पल है। गया था।
अरे कैटरपिलर लेपिडोप्टेरा की मैंने क्या बोला, लार्वी को बोलते हैं। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो कीट होते हैं, उनकी जो लार्वा होता है, दूसरी अवस्था होती है, उसको कैटरपिलर कहा जाता है। कोई हेरी कैटरपिलर अलग होता है, रेड हेरी कैटरपिलर अलग होता है, तम्बाकू कैटरपिलर, इनकी जो लार्वी होती है उसको कैटरपिलर कहा जाता है, ठीक है, लार्वा को, ठीक है। तो ये अधिक नुकसान पहुंचाया था, किसने पहुंचाया था? ये दोनों कीटों का तो हर साल सोयाबीन की फसल लगाते हैं तो प्रकोप होता ही है। इसके अलावा एक और है सेमिलूपर। सेमिलूपर अलग अलग 3-4 प्रकार के सेमिलूपर हैं जो कि लगते हैं। नंबर 3 पर सेमिलूपर, नंबर 3, आगे पेज पे लिख देता हूँ। इसका नाम है डायसिया ऑरिचेल। ये भी पत्तियों को, तने को, फली को नुकसान पहुंचाने वाला सेमिलूपर कीट है। इनके नियंत्रण के लिए क्या उपयोग में लेते हैं? इन तीनों कीटों के नियंत्रण कीटों के नियंत्रण हेतु पैराथियान, दो ml मात्रा आउट किया। डाइमेथोएट भी ले सकते हैं और कोराजन के नाम से भी, लेकिन उसका ज़्यादा प्रकोप होने पर ही प्रभाव, क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक, का प्रयोग नहीं करते, ज़्यादा नुकसान होता है, किसी से भी कंट्रोल नहीं होता, तो उसका प्रयोग। और क्या ले सकते हैं? प्रोटोफास, क्यूनाल फॉस, पैराथियान इन तीनों कीटों के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। इसके अलावा एफिड और जैसिड दोनों लगते हैं। सफ़ेद मक्खी लगती है जिनका नियंत्रण डाइमेथोएट से किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन उपज की। सिंचित क्षेत्रों में उपज होती है इसकी 25 से 30 क्विंटल। प्रति है, और असिंचित क्षेत्रों में इसकी उपज होती है 15 से 20 क्विंटल। आपका कंप्लीट। अगली फसल स्टार्ट करेंगे, कर लीजिए इसको। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। परेशानी कोई चीज़ अगर मेरे से छूटी हो क्या हूँ, वो भी बता सकते। 9 से 5 पहुँच, 4 लोग भाग गए ऑनलाइन। अगली फसल अपन स्टार्ट करेंगे।
हैं। पर फसल स्टार्ट कर देते हैं, कुछ तो पड़ा है, अभी टाइम बाकी है, मिनट बाकी है। क्या? ऐसा नहीं कुछ, गरम समय लंबा। वो तो उसका सीजन पता करो ना, कौन से सीजन में होती है, कहते हैं कब उगाई जाती है भिंडी। गर्म सीजन में उगाई जाती है। खरीफ की है मैंने, ठीक है, तो उस टाइम गर्म। फिर बोलिए भाई, क्या बोलना चाहते हैं? तो नहीं आया इसका। बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट करते हैं आप, मस्टर्ड। ठीक है, सरसों। क्या बोलते हैं? मस्टर्ड या रेपसी। इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, कमेंट्स कर दो भाई, बॉयज़ का नहीं आ रहा तो उसका कॉल करेंगे अभी क्लास बाद। बॉयज़ का ऑप्शन कमेंट्स में कुछ हो तो कमेंट्स कर दो, देखता हूँ अगर होता है तो कुछ। पता नहीं लग पा रहा है, सर ही करेंगे। आप लोग कमेंट्स कर। चलिए अपन बात करते हैं सरसों के वनस्पति। वनस्पति का नाम क्या है? ब्रेसिका। इसका अलग अलग प्रजातियां हैं, जिसका वर्गीकरण मैं आगे आपको बताऊंगा। फुल कौन सा है इसका? फुल इसका है क्रूसीफेरी, जिसका नाम है कैसी कैसी। का नाम क्या है? कैसी कैसी। कैसी कैसी। उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें अपन, का उत्पत्ति स्थान कहाँ है सरसों का? जो सोयाबीन का है, ठीक है, अलग अलग दोनों जगह दे रखी है। देखो अभी मैं बताऊंगा, इसकी प्रजातियां और अलग हैं, अलग अलग प्रजातियां। जैसे भारतीय सरसों है, जिसको राई या लाहा कहा जाता है, उसका भारत में माना जाता है, ठीक है। बताऊंगा, अभी वर्गीकरण आएगा, वर्गीकरण बताऊंगा। जैसे मैं पुष्पक्रम लिखिए इसका, सीमी होता है। क्रम क्या होता है? रेशीम। रेशीमोस या रेशीम दोनों ही बोलते हैं। हल्का प्रकार जरूर इसका पूछा का प्रकार, इसके फल के प्रकार को बोला जाता है सिलीकुआ। ये याद रख लेना, पूछा भी जाता है।
फल का प्रकार ये सिलीका। अब इसकी मैं प्रजातियों का वर्गीकरण बता ही देता हूँ, बार बार कन्फ्यूजन में रहोगे। ठीक है, इसकी जो प्रजातियां हैं, प्रमुख प्रजातियां कौन कौन हैं? क्या है? कैरियोप्सिस तो धान्य फसलों के फल का प्रकार होता है। पता ना मुझे कुछ तो भी। कैपिटुलम, कैपिटुलम तो नहीं, स्क्रीन भी नहीं आ रही, करिए अपने आप आ जाएगी। तो सरसों की प्रजातियों का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। सब लिखाएंगे भाई, पहले प्रजातियों में जो मैं लिखा रहा हूँ वर्गीकरण में, उसमें गुणसूत्र भी आएंगे, प्रजातियों का सामान्य नाम भी आएगा, उसका वानस्पतिक नाम भी आएगा, और उनके जो कॉमन नेम क्या क्या का बोला जाता है वो भी आपको लिखाऊंगा। सरसों की प्रजातियों का वर्गीकरण, बस ये वर्गीकरण लिख लो, फिर कल के लिए आपको क्लास को पोस्टपोन कर देंगे। तो पहले आप सामान्य नाम लिखिए, कॉलम बनाओगे सामान्य नाम। ठीक है, सामान्य नाम के बाद आप क्या बनाओगे? गुणसूत्र की संख्या। उसके बाद उनका वानस्पतिक नाम। ये 3 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले अपन लिखते हैं भारतीय सरसों।